जो मिश्रा, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टू ब्लॉग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की NCERT, जो कि सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री। तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो सबसे मस्ट जो है आपको NCERT पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पूरा सेशन जो मेरा इस यूट्यूब चैनल पर रहने वाला है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा ये NCERT बुक पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मैं पॉइंट टू पॉइंट एक ही लाइन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और UPSC में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। बस करना क्या आपको है, धैर्य बनाए रखना है, और जितना पढ़ाएं उतना आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से NCERT बुक का, और उससे NCERT में जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स तैयार करने में लिख के बताऊँगा। उसके नोट्स भी तैयार करने और साथ में पढ़ना भी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हमारा है वो है प्रारंभिक कथन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा चैप्टर 1 है, अध्याय 1। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, इसमें जो पूरी हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, कहानियाँ मिलेंगी देखने को, और जो तथ्य मिलेंगे देखने को, उसको मैं आप लोगों को नोट कराते हुए चलूँगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। पॉइंट थोड़ा कम कर लेते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, जो कि कितने वर्ष पुरानी थी, 100 वर्ष पहले की थी। वह सोचने लगी कि कैसे जान सकते हैं कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है, इतना आया समझ कि जो रशीदा थी वो बैठी अखबार पढ़ रही थी, और फिर उसके निगाह पर एक सुर्खी पड़ी जो कि कितने वर्ष पुरानी थी, 100 वर्ष पुरानी। तो वो सोचने लगी कि इतने साल पहले की बात हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे पता लगाएं। या जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। क्या सुन सकते हो? रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ओके। साथ ही या जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, इसके लिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब जानकारी हो, याद हो। स्मृति मतलब क्या होता है, याद हो। जिसे आप लोग जानते होंगे, दादा दादी आपको पुरानी कहानी बताते रहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो क्या, फिर ऐसे तो वो क्या होती है, स्मृति होती है, मतलब उनको याद होता है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसा, जैसे 100 वर्ष पहले, तो आपके दादा दादी से जीवित होंगे तो बता सकते हैं। लेकिन 500 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल पहले, तो ये हम लोग कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो जितना अभी तक बताया समझ में आया। ठीक, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और किस तरह के घरों में रहते थे। और हम अखेटकों मतलब शिकारियाँ, मतलब जो शिकार करते हैं, शेर का शिकार या किसी भी पशु जीव जंतु का शिकार, उसको अखेटकों को शिकारी कहते हैं। और पशुपालकों मतलब जो पशुपालक और कृषक जो कि खेती करते हैं। और शासकों मतलब राजा। और व्यापारी जो व्यापार, पुरोहित मतलब ब्राह्मण। पुरोहित मतलब
बहुत ज्ञानी व्यक्ति। ब्राह्मण ज़्यादातर ये होते हैं पुरोहित। और शिल्पकार जो शिल्प बनाते हैं, और कलाकार को आपको पता ही है, और संगीतकार या फिर वैज्ञानिक को भी आपको पता है वैज्ञानिक कौन से होते हैं, या फिर साइंटिस्ट के बारे में, के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या कौन से नाटक देखते थे, या कौन कौन से गीत गाते थे। तो इससे हमको ये जो पॉइंट है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। तो जो पॉइंट हमारा है कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखो क्या क्या आया, मैं पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट आए। कि देखो सबसे पहले पॉइंट आया जो है अखेटकों मतलब शिकारी। फिर आया पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक। जो कि आपको पता होगा, बस आपको एक शब्द नया लग रहा होगा, एक ये और एक ये। तो देखो अखेट मैंने बता भी रखा है कि अखेट मतलब शिकारी, इसमें लिखा हुआ भी है। और शासकों मतलब जैसे शासक होते थे पहले राजा, शासकों को, शासक मतलब जो राज करते थे अपने क्षेत्र पर, उनको क्या कहते थे, शासक। और पुरोहित मतलब ब्राह्मण। आ गया समझ में? ओके। हम बात करें लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, सबसे मेन पॉइंट लोग कहाँ रहते थे। ओके, अब लोग कहाँ रहते थे, तो लोग नर्मदा नदी के, देखो लोग नर्मदा नदी तट के पास रहते थे। अब नर्मदा नदी कहाँ है, यह भी मैं आपको इसमें मानचित्र है आपको दिखाऊंगा कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो कई लाख वर्ष पहले, मतलब कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक। अब संग्राहक क्या होता है? संग्राहक का अर्थ होता है कुशल संग्राहक, मतलब उनको अच्छी जानकारी होना। किसी जैसे संग्राहक किसी वस्तु का उनको संग्रह कर लेना, सही से इस्तेमाल करना, उसको संग्रह। और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का अखेट मतलब शिकार करते थे, जो कि मैंने भी आपको बता रखा है कि शिकार करते थे, ठीक है। ये आ गया समझिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नर्मदा नदी, जो कि मानचित्र में। अब पहले आप नर्मदा नदी देख लें, इसमें नर्मदा नदी कहाँ पे? ये है पूरे भारत का, जो कि प्राचीन भारत का मानचित्र। ये आपके सामने जो है प्राचीन भारत का मानचित्र दिख रहा है। अब इसमें आपको नर्मदा नदी बताना है कि एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ, फिर आपको दिख जाएगी ये नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। ओके, जैसे जैसे आपको नदियाँ इसमें चर्चा होगी नदियों की, मैं उस प्रकार से आपको मानचित्र में दिखाता भी रहूँगा कि नर्मदा नदी कहाँ पे। तो ये रही नर्मदा नदी। आया समझ में कि नर्मदा नदी कहाँ पे? ये है हमारी नर्मदा नदी, ये रही। ओके, ठीक है। अब फिर से चलते हैं अपनी स्टोरी पे। अब फिर आता है सुलेमान। अब उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ। अब सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ हम लोग मानचित्र में पहले देखेंगे। सुलेमान क्या है? सुलेमान। अब हम पहले मानचित्र में क्या देखेंगे? सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान ये रहा, और इस समय जो कि सुलेमान और किरतर अगर माना जाए तो पाकिस्तान के साइड में है। तो ये सुलेमान है और ये किरतर की पहाड़ियाँ, ठीक। अब देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम में
सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों का पता कैसे लगाया गया? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना। अब ये लोग आप लोग पॉइंटिंग नोट करें अपनी कॉपी में कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल के भी लिखाऊंगा कि नोट्स जो मैं बोलूँगा जब मैं बताऊँगा आप कॉपी में नोट करें, तभी आपको उसको कॉपी में अपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको नोट करना है, लिखेंगे कि 8000 वर्ष पहले, लिखें 8000 वर्ष पहले स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़े आगे। लिख लिया? फिर से एक बार बोल दें। देखो, 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना मतलब उगाना प्रारंभ किया था या आरंभ किया था, ठीक। और इन्होंने, लिखें साथ में, और इन्होंने बकरी और गाय जैसे बैलों को पालतू पशु बनाया था, ठीक। लिख लिया? और इन्होंने भेड़, बकरी और बैल, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। ये कब बनाया था? तो सुलेमान किरतर की पहाड़ी उत्तर पश्चिम में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक बार मैं इसको बोल दूं पहले, ये पॉइंट इसको आप लोग लिखेंगे कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा, लिखें, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री व पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ें। तथा ये लोग गांव में रहते थे। तब गांव ही तो होंगे, शहर तो होंगे ना, तब नगरीकरण तो हुआ नहीं था, तो गांव में तब रहते थे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। अब पहले गारो देख लेते हैं और मानचित्र में फिर विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसमें गारो कहाँ पे देख लेंगे, 1 मिनट। क्या है? गारों की पहाड़ियाँ और विंध्याचल। पहले हम देखेंगे गारो की पहाड़ियाँ, ये रही गारों की। देखो, अभी मैंने आपको मानचित्र में क्या क्या बताया। देखो, सबसे पहले बताया नर्मदा नदी, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया? नर्मदा नदी। उसके बाद मैंने क्या बताया? याद करें। उसके बाद मैंने बताया गारो की पहाड़ियाँ। अब विंध्य पहाड़ियाँ। देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नर्मदा नदी, सुलेमान, किरतर की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। ये अभी तक मैंने मानचित्र में आपको 4 पॉइंट बता दिए। पहला नर्मदा नदी, विंध्य पहाड़ियाँ, सुलेमान, किरतर और गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाना। तो ये कुछ ऐसे
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए। ये स्थान विंध्य के उत्तर में थे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में अपने लिखें। मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर पूर्व में लिखें। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ एक ऐसे क्षेत्र थे। लिखें, एक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, फार्मिंग का विकास हुआ, मतलब कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पे सबसे पहले, चलो स्लो भाई बोल देते हैं, लिख लिया? ठीक, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। समझ में आया? लिख लिया मैंने। मानचित्र में आपको एक एक पॉइंट बता भी दिया है। ठीक है, तो हम पेज नंबर 1, देखो पेज नंबर 1 मैंने पढ़ लिया, पेज नंबर 2। अभी मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में एक एक पॉइंट बोल दूंगा कि मैंने क्या इसमें पढ़ा, इस पेज में क्या पढ़ा, इस पेज में। बस आपको क्या पेशेंस रखना है और अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, जब आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपका जो डाउट अभी है वो क्लियर हो जाएगा। फिर डाउट कोई रहेगा नहीं। मैं यहाँ आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग बहुत धैर्य और डेडिकेट होकर वीडियो को देखें, तभी आपको बेहतर से बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ओके। अब मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहले सिंधु नदी को हम मानचित्र में देख लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पे है। ओके, अब सिंधु नदी को हम लोग मानचित्र में देखेंगे तो सिंधु नदी ये हमारी यहाँ पे है। देख पा रहे होंगे आप लोग, सिंधु नदी दिख रही है आपको? नहीं। तो सिंधु नदी कहाँ पे है? ये रही मानचित्र में। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मानचित्र में सबसे पहले हमने सिंधु नदी को देख लिया। ओके, 1 मिनट। तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी को मानचित्र में देख लिया। ठीक, उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि सहायक नदियाँ होती क्या हैं? क्या सहायक नदियाँ क्या होती हैं या सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जो एक छोटी नदियाँ जो हैं एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग लिखें। चलो लिखें, 1 मिनट अभी बाद में लिखाऊंगा, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब आप लोग कॉपी में लिखें, मैं बोल रहा हूँ। चलो नोट करें जल्दी, बोलें। ठीक, लिखें। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों। अब सहायक नदी डालें, सिंधु एवं इसकी सहायक नदी, हेडिंग रहेगी, उसके बाद डालें सहायक नदियाँ। तो लिखें, एक छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसको सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखें 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी, ये आप लोग यहाँ से और यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से कि 47 वर्ष पूर्व से किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे और तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास और समुद्र लगभग 250 वर्ष पूर्व। ये आपको यहाँ से
यहाँ तक पूरा लिख लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गंगा और इसकी सहायक नदियाँ और सोन नदी, तो पहले देख लेंगे मानचित्र में सोन नदी और गंगा नदी, ठीक है। तो ये हमारी रही गंगा नदी। एक मिनट जूम कर देते हैं, आप लोग को साफ दिख जाए। तो हमारी है गंगा नदी, ये है सोन नदी, जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, गंगा नदी, ये है सोन नदी। ओके, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे गंगा नदी और उसकी सोन नदी के बारे में, ठीक। अब देखो गंगा व इसकी सहायक नदी सोन का पता कैसे लगाएं। तो गंगा के दक्षिण में, क्या गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, बिहार का पुराना नाम या प्राचीन काल में इसको मगध नाम से जानते थे। ये अब आपको एक पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, या बिहार को इससे पहले किस नाम से जानते थे, तो मगध नाम से, ठीक। अब वर्तमान में जो कि बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो आप लोग पहले इतने में एक पॉइंट लिखेंगे कि बिहार का प्राचीन लिखें, बिहार क्षेत्र और बिहार का प्राचीन काल में नाम मगध था। इसमें केवल आपको यही पॉइंट लिखना है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक। फिर लिखें, देखें आप लोग ध्यान से कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मतलब लोगों ने सदैव एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक केवल यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने सामान, मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्साहवश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। मतलब जब आप यात्राएं करेंगे, ठीक है, तो आपको नए लोग आपको मिलेंगे, तो आपको लोगों के विचार तो जानने का अवसर मिलेगा ही। अब दक्षिण एशिया में मानचित्र वन में हमने क्या क्या देखा, अब इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा कॉपी में इस प्रकार से नोट कर लेना। ये इधर जो मैंने ये जो है आपको पूरा कॉपी में अपने नोट कर लेना कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन इत्यादि
और म्यांमार थे। जो दक्षिण एशिया में आ रहे हैं, एशिया में थे इतने देश थे। ठीक है, कौन कौन से देश? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि। और पड़ोसी देशों को दर्शाता है कि दक्षिण एशिया एक उपमहाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये आपको पूरा कॉपी में इस प्रकार से अपने नोट कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पूरा नोट कर लेना कि एक बार मैं फिर से पढ़ के बता दूँगा। आदमी दक्षिण एशिया में जो देश थे, जैसे ये मैंने बता दिया। ठीक है, और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब लोग यात्रा क्यों करते थे, इसके बारे में लोग बात करेंगे कि लोग यात्रा जो क्यों करते थे। ठीक है, इसके बारे में लोग बात करें कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। चलो भाई, मानचित्र 1 को फिर से देखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मानचित्र 1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, इतना हम लोगों ने आज पढ़ लिया, क्योंकि वीडियो हो जाएगा फिर बहुत लंबा, तो इसीलिए मैंने आज आपको पेज नंबर, बस आप लोग ढेर बनाए रखें, पेज नंबर 3 बता दिया, वो भी बहुत डिटेल में बताया। 4 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे देश के नाम। क्या? देश के नाम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका एक क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं और पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है, तो आज के लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए। ठीक, काम के लिए, व्यापार के लिए और पर्यटन स्थलों की रेस मतलब सैर करने के लिए। तो अब पहले के लोग क्यों यात्राएं करते थे, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है। तो उसके अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट टिप्स और इम्पोर्टेंट लाइंस जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने एक PDF बना रखी है, तो उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। ऐसे आप लोग को डेली मिलेगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा जो सबसे पहले जो चैप्टर था वो था क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे। क्या पढ़ा? लोग कहाँ रहते थे। तो लोग, अब ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। ठीक है, लोग नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। या
कुशल संग्राहक थे, भोजन जड़ फलों जड़ों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। इस स्थान पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ जौ फसलों को अपनाना प्रारंभ किया। भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। ठीक। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसमें हम लोगों ने ये अब जो ये मैं बता रहा हूँ आपको कॉपी में अपने नोट करना है। ठीक है। गारो असम विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। अब सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ। तो 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। फिर सोन नदी और गंगा नदी हम लोगों ने पढ़ा। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल को क्या कहते हैं? मगध, जो कि अब क्या है? बिहार। तो आज हम लोगों ने टोटल इतना पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाई, जो कि एनसीईआरटी बुक थी वो पढ़ा दी। ठीक है। एंड जस्ट उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, जो कि हमने टोटल 3 पेज पढ़ा था। ठीक है। उसका एक क्वेश्चन बनता था, वो मैंने आपको कराया। उसके बाद मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो मैंने आपको करा दिए। तो पूरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा? और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी प्रकार से निरंतर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कि कल और एक नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।